Class 11th, Themes in World History. Chapter 2, Writing and City Life. इस चैप्टर में हम लोग 4 अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं। एंशियंट टाइम में 4 रिवर वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। जो फर्स्ट रिवर वैली सिविलाइजेशन थी ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेटस के बीच में डेवलप हुई थी। जो सेकेंड सिविलाइजेशन है ये अफ्रीका में नाइल रिवर के आसपास डेवलप हुई थी, जिसको कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। थर्ड जो रिवर वैली सिविलाइजेशन थी ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रिवर इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास डेवलप हुई थी, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जो फोर्थ सिविलाइजेशन थी ये चाइना में रिवर वांग हे और येलो रिवर के आसपास डेवलप हुई थी। First historical civilization was the Mesopotamian civilization where writing and city life developed. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का लोकेशन आप लोग देखो, ये आपका मिडिल ईस्ट में जो मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इराक है, इसका मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इराक जो है इस एरिया में लगभग इंडस वैली मेसोपोटामिया ये मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, और ये यूफ्रेटस एंड टिग्रिस रिवर्स जो हैं ये उस जगह पे डेवलप हुई थी जो कि आज रिपब्लिक ऑफ इराक का पार्ट है। ऐसा माना जाता है कि सिटी लाइफ इसकी शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया it was the land between Euphrates and Tigris rivers, which is now the part of Republic of Iraq. जो ये वर्ड है मेसोपोटामिया, ये ग्रीक वर्ड्स मेसोस मीनिंग मिडल एंड पोटेमोस मीनिंग रिवर से मिलकर के बना है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री के बिगनिंग में वो लैंड जो कि अर्गनाइज्ड साउथ था, इसे सुमेर और अक्कद के नाम से जाना जाता था। 2000 BCE के आसपास जब बेबीलोन एक इंपॉर्टेंट सिटी बन गया यहाँ का, तब बेबीलोनिया इस वर्ड को यूज किया जाने लगा सदर्न रीजन के लिए। 1100 BCE के आसपास जब असीरियंस इन्होंने अपना किंगडम नॉर्थ में स्टैब्लिश किया, तब ये जो रीजन है ये असीरिया कहलाने लगा, और यहाँ की फर्स्ट नोन लैंग्वेज जो है ये सुमेरियन थी। धीरे धीरे सुमेरियन लैंग्वेज इसको अक्कादियन लैंग्वेज ने रिप्लेस कर लिया अराउंड 2400 BCE में, जब अक्कादियन स्पीकर्स यहाँ पर आए, और अक्कादियन लैंग्वेज ये यहाँ पर फलता फूलता रहा। अलेक्जेंडर के समय तक लगभग 336 to 323 BCE के आसपास बेशक थोड़े बहुत रीजनल चेंजेस इसमें आए। 1400 BCE के बाद अरामिक जो लैंग्वेज है ये भी यहाँ पर बोला जाने लगा, और अरामिक लैंग्वेज ये हिब्रू लैंग्वेज जैसा ही है, जो कि 1000 BCE के आसपास यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। आज भी इराक के कुछ हिस्से में ये लैंग्वेज बोला जाता है। टाइमलाइन: मेसोपोटामिया
में 4 डिफरेंट एम्पायर्स जो थे वो हुए थे. फर्स्ट एम्पायर, इट वाज द सुमेरियन एम्पायर. इट रूल्ड from 3500 BCE to 2300 BCE. Akkadian Empire 2300 BCE to 1900 BC. Babylonia 1900 BC to 1300 BC, and Assyrian 1300 BC to 612 BC. आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का काम मेसोपोटामिया में 1840 से शुरू हुआ. यहां पर एक या दो साइट्स थे जिसमें उरूक और मारी इंक्लूडेड थे, जहां पर एक्सकवेशन आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का काम डिकेड्स तक चला. और इसमें ना सिर्फ हजारों की संख्या में कई सारे सोर्सेस अवेलेबल हुए, जैसे मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स, स्टेचूज, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, टूल्स, सील्स, और ये सारे जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में जो सोर्सेज अवेलेबल हुए वो सब मेसोपोटामिया के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का इम्पोर्टेंट सोर्स है. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स वहां के क्ले टैबलेट्स है जो कि हजारों की संख्या में मिले थे. मेसोपोटामिया ये यूरोप के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट है ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें इस चीज का मेंशन मिलता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ जेनेसिस, इसमें शिमार नाम का जो एक सिटी है इसके बारे में मेंशन है. और यहाँ पर ये जो शिमार है ये ईंटों से बना हुआ शहर था. यूरोप के जो ट्रेवलर्स थे, यहाँ के जो स्कॉलर्स थे, वो एक तरह से मेसोपोटामिया को अपने एंसेस्टर्स का लैंड मानते थे. और जब इस एरिया में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस की शुरुआत हुई तो वो ओल्ड टेस्टामेंट में ये जो शिमेर का मेंशन है इसको सही प्रूफ करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने इस आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लिया. नाइनटीन सेंचुरी में मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में यूरोपियंस जो थे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे. 1873 में एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर, इसने ब्रिटिश म्यूजियम के थ्रू जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च मेसोपोटामिया में किया जा रहा था उसकी फंडिंग की. और इस रिसर्च में ये लोग एक ऐसे क्ले टैबलेट का सर्च कर रहे थे जिसमें बाइबल में जो स्टोरी, फ्लड से रिलेटेड जो स्टोरी है, उस स्टोरी से रिलेटेड टैबलेट को खोजना चाहते थे मेसोपोटामिया में, ताकि वो बाइबल में जो इंसिडेंट है फ्लड का उसको सही बता सकें. बाइबल के अकॉर्डिंग एक बार जब बाढ़ आई, और ये जो बाढ़ इसलिए आई क्योंकि वो अर्थ पे लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, पृथ्वी से जीवन को खत्म करना चाहती थी, तो उस समय ईश्वर ने एक इंसान जिसका नाम नोआ था उनको चुना. नोआ ने एक बहुत बड़ी नाव बनाई और उसमें जितने भी नॉन स्पीशीज थे सबके एक पेयर को रखा. जितने भी नॉन स्पीशीज थे उसमें सबके बर्ड्स और एनिमल्स के, उनमें सबके एक पेयर को उस बोट में रखा. और जब बाढ़ आई तो बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, पर नाव में जो स्पीशीज के पेयर थे वो
बच गए, वो सरवाइव कर गए और इस तरह से अर्थ पे लाइफ बच गई। तो मेसोपोटामिया में भी इस तरह की एक स्टोरी है और इस कहानी जो मेसोपोटामियन स्टोरी है उसमें जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है उसका नाम ज्यूसूद्र या फिर उटनपिष्ठम है। मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। मेसोपोटामिया जो है ये एक डाइवर्स एनवायरनमेंट का लैंड है। इसके नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन प्लेन्स हैं जो कि धीरे धीरे पहाड़ों में ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस में कन्वर्ट हो गए हैं और ये जो माउंटेन रेंज है यहाँ पर कई सारे झरने निकलते हैं, कई सारे यहाँ पर फूल वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पर काफी बारिश होती है जिससे इस एरिया में अनाज उगाना मुश्किल नहीं है और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत इस एरिया में लगभग 7000 से 6000 बीसी के बीच में हुई। जो नॉर्थ है यहाँ पर जो अपलैंड है, जो ऊंचा स्थान पाया जाता है, ये ग्रासलैंड है दैट इज नोन एज स्टेपी। और इस एरिया में एनिमल हर्डिंग पॉसिबल है। लोग यहाँ पर खेती करने के कंपैरिजन में अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीविका के लिए जानवरों को पालना पसंद करते हैं। ईस्ट में टिग्रिस जो रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज ईरान के माउंटेन को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं। साउथ में डेजर्ट है और ये डेजर्ट लैंड ही वो एरिया है जहां पर सबसे पहले शहरों की शुरुआत हुई और यहाँ पर राइटिंग भी जो है इमर्ज हुई। जो डेजर्ट एरिया है वो शहरों को इसलिए सपोर्ट कर पाया क्योंकि यूफ्रेटस और टिग्रिस रिवर्स जो कि नदर्न माउंटेन से निकलती हैं और जब वो ऊपर से नीचे आती हैं तो वो अपने साथ सिल्ट लेकर के आती हैं और जब बाढ़ होता है या इस रिवर के वाटर को फील्ड में छोड़ा जाता है तो ये फर्टाइल सिल्ट एग्रीकल्चरल लैंड में रिवर बैंक्स में डिपॉजिट हो जाता है जिससे कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा है। ये आपका नदर्न एरिया स्टेप रीजन, तो स्टेपी रीजन वेयर एनिमल हर्डिंग वाज डन। नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये यहाँ पे ग्रीनरी है, एग्रीकल्चर भी यहाँ पर पॉसिबल है। और साउथ का जो एरिया है ये वो डेजर्ट है और ये डेजर्ट एरिया ही वो जगह है जहां पर सबसे पहले फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग जो है फर्स्ट सिटीज डेवलप हुए और राइटिंग भी इमर्ज हुई। नाउ लुक एट the landscape of Mesopotamia, Mesopotamian mountains, Greenland, grasslands। ये आपका एनिमल वियरिंग के लिए जो एरिया फिट है, डेजर्ट एरिया, ठीक। मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। तो मेसोपोटामिया जो एरिया था यहाँ पर ना सिर्फ एग्रीकल्चर पॉसिबल था बल्कि यहाँ के लोग जो थे वो भेड़ बकरियों को भी पालते थे जो कि यहाँ पे के जो ग्रासलैंड्स थे वहां पर उस ग्रासलैंड्स को चरने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ना सिर्फ यहाँ पर फूड ग्रेन्स एग्रीकल्चर के कारण अवेलेबल था बल्कि ग्रासलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स के कारण
यहाँ पर एनिमल रियरिंग भी लार्ज स्केल में पॉसिबल था और एनिमल रियरिंग के कारण यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट, मीट, मिल्क, वुल, इस सब की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा जो यहाँ पे नदियां थी उनमें फिश अवेलेबल था और गर्मियों के समय में जब सूखा समय था तो उस समय डेट पाम, यहाँ पे खजूर अवेलेबल थे जो कि मेन सोर्स ऑफ फूड थे। बार्ले एंड डेट्स। The significance of urbanism। जो अर्लीस्ट सिटीज है मेसोपोटामिया में वो लगभग ब्रॉन्ज एज पीरियड की हैं। लगभग 3000 बीसीई में जो शुरुआती शहर है मेसोपोटामिया में वो डेवलप हुए थे ब्रॉन्ज। इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। जो ब्रॉन्ज है ये कॉपर को टिन के साथ मिक्स करके बनता है। सिटी एंड टाउन ये सिर्फ एक जगह नहीं है जहां पे लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। ये ऐसी इकॉनमी है जहां पर जो लोग हैं वो फूड प्रोडक्शन के अलावा दूसरे चीजों पर डिपेंड करते हैं। तो जो शहर होते हैं वहां पर लोग फूड प्रोडक्शन के अलावा ट्रेड, प्रोडक्शन ऑफ अदर थिंग्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं। जो शहर में रहने वाले लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते क्योंकि उन्हें अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए गांव के लोगों पर डिपेंड करना पड़ता है और अपने दूसरी रिक्वायरमेंट के लिए, सर्विसेज के लिए या और ट्रेड रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे शहर के दूसरे लोगों पर डिपेंड करना पड़ता है। जो सिटी लाइफ होती है उसमें लोगों के बीच में एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यू बना रहता है। तो लोगों के बीच में कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टोन कार्वर है और अगर ये जो स्टोन कार्वर जो कि स्टोन पे कार्विंग करके सील बनाता है, उसे सील बनाने के लिए ब्रॉन्ज टूल्स की जरूरत होगी और ये ब्रॉन्ज टूल जो है वो खुद नहीं बनाएगा। इसके लिए उसे डिपेंड करना पड़ेगा ब्रॉन्ज टूल मेकर पर। इसके अलावा सील बनाने के लिए उसे स्टोन्स चाहिए और वो स्टोन्स अगर वो लोकली अवेलेबल नहीं है तो उसे उन स्टोन्स के लिए भी दूसरे लोगों पर डिपेंड होना पड़ेगा क्योंकि वो जो इंसान है वो सिर्फ कार्विंग का स्पेशलिस्ट है। कार्विंग में उसके पास स्पेशलाइजेशन है, ट्रेडिंग में नहीं। जो ब्रॉन्ज टूल मेकर है वो टूल तो बनाएगा, औजार तो बनाएगा, लेकिन मेटल के लिए उसे रॉ मटेरियल के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो आपको ब्रॉन्ज टूल मेकर उसे मेटल के लिए, कॉपर और टिन के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड होना पड़ेगा। इसके अलावा उसे टूल बनाने के लिए ना सिर्फ कॉपर और टिन चाहिए बल्कि उसे रेगुलर सप्लाई ऑफ चारकोल और भी चाहिए फ्यूल के लिए और इसके लिए उसे दूसरे पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो अर्बन लाइफ है, जो शहरी जीवन है, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर उसकी एक विशेषता होती है। जो शहर होते हैं उनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड्स जो हैं ये सारी चीजें
अलग अलग जगहों से आती हैं क्योंकि इनकी डिमांड होती है। सिटी मैन्युफैक्चरर्स इनकी डिमांड करते हैं। तो इस तरह से ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टोरेज की भी जरूरत होती है। इन सारी चीजों को प्रॉपर स्टोर करना, फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा डिलीवरीज ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द विलेज, गांव से आने वाले जो अनाज वगैरह हैं उनको भी, उनकी डिलीवरी उनका स्टोरेज भी जरूरी है। और इसीलिए शहरों में एक साथ कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं। उन सारी एक्टिविटीज के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और शहरों में इसीलिए एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत होती है जहां पे कुछ लोग कमांड देते हैं और बाकी लोग ओबे करते हैं। और इसीलिए जो अर्बन इकोनॉमीज हैं, जो शहरी व्यवस्थाएं हैं, उन्हें रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रिटन रिकॉर्ड्स की भी जरूरत होती है। मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। मेसोपोटामिया में फूड रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन स्टोन्स, वुड, मेटल, इसकी शॉर्टेज थी। और इसीलिए मेसोपोटामिया के लोग वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, स्टोन्स, इसको टर्की या ईरान से इंपोर्ट करते थे। और इसके बदले ये लोग वहां पर टेक्सटाइल, अपने कपड़े और फूड रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करते थे। और हम सबको पता है कि ट्रेड के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड की जरूरत है, या फिर अगर वाटर रूट के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसके लिए नाव वगैरह की जरूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट जो है ये अर्बन डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी कॉस्टली होता है, क्योंकि अगर भारी सामान को बैलगाड़ी में रख के ले जाया जाता है या पशुओं के पीठ पे रख के ढोया जाता है, तो इससे क्या होता है कि इसके लिए जानवरों को चारा खिलाना पड़ता है, उनको बीच में रेस्ट देना पड़ता है। और इस तरह से जो लैंड ट्रांसपोर्ट है हमेशा कॉस्टली होता है और ट्रेड के लिए चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, तभी ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। मेसोपोटामिया में यहाँ पे जो नहरें थी और जो नेचुरल चैनल थे, ये ट्रांसपोर्ट के लिए गुड रूट्स प्रोवाइड करते थे। ये ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छे रास्ते थे। और इस तरह से समय के साथ जो यूफ्रेटस रिवर थी, ये वर्ल्ड रूट बन गई थी। Look at the Mesopotamian city. मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सिटी लाइफ को बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे। उनके लिए उनका शहरी जीवन, उनके शहर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। और इसीलिए जब उनके शहर लड़ाइयों में नष्ट हो जाते थे तो वो अपने शहरों को अपने पोयम के थ्रू याद रखते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने शहरों पर कितना गर्व था, इस बात को हम लोग गिलगेमिश एपिक से बेहतर समझ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गिलगेमिश जो था, इसने एनमरकर के कुछ समय बाद उरुक जो शहर था इस पे रूल किया था। वो एक बहुत अच्छा वॉरियर था और उसने अपने आसपास के और इवन दूर के जो टेरिटरीज थे
वहां के रूलर्स को हराया और उन टेरिटरीज को अपने अंडर में कर लिया। लेकिन उसे बहुत ज्यादा शॉक लगा जब उसका एक फ्रेंड था, उसकी डेथ हो गई और वो इतना दुखी हुआ कि वो इमॉर्टैलिटी की खोज में निकल पड़ा। उसने ओशियंस को क्रॉस किया, दुनिया भर में चक्कर लगाया, लेकिन उसे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। हार करके दुखी होके गिलगेमिश अपने शहर उरूक लौट आया और जब वो शहर का जो आउटर वॉल था वहां पर मूव कर रहा था अपने आप को कंसोल करने के लिए, तब उसकी जो नजर है वो जो सिटी वॉल है उसके फाउंडेशन पर पड़ी। उसका जो फाउंडेशन था वो एक पकी हुई ईंटों का बिग ब्रिक से बना हुआ था। जब उसकी नजर वॉल के फाउंडेशन पर पड़ी, बिग ब्रिक्स पर पड़ी, तो वो बहुत इमोशनल हो गया और इस तरह से अपने शहर वापस आकर के अपने सिटी वॉल को देख करके उसे शांति मिली। और इस तरह से ये गिलगेमिश जो एपिक है ये इसका एंड होता है। यहाँ पर गिलगेमिश जो एक ट्राइबल वॉरियर था वो ये नहीं बोलता कि जिसका जन्म हुआ है उसका डेथ तो होगा ही और इमॉर्टैलिटी तो किसी को मिल नहीं सकती, लेकिन उसके पुत्र जीवित रहेंगे और वो इस शहर का आनंद लेंगे, वो शहर जिसको उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया है। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। हर सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज होती है जिसमें कुछ स्पोकन साउंड्स होते हैं जो कि एक सर्टेन मीनिंग कन्वे करते हैं, जिसको वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। राइटिंग भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन इसका तरीका अलग है। जब हम बात करते हैं अबाउट राइटिंग और स्क्रिप्ट, तो हमारा मतलब होता है कि स्पोकन साउंड्स दे आर रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस। यहाँ पर जो बोले जाने वाले शब्द हैं उनको विजिबल साइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स हैं ये लगभग 3200 बीसीई में लिखे गए थे, जिसमें पिक्चर के जैसे साइन और सिंबल बने हुए हैं। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि पिक्चर के जैसे सिंबल एंड नंबर्स लिखे गए हैं। लगभग यहाँ पर 5000 लिस्ट है ऑक्सन, फिश, ब्रेड लूप्स एक्सेट्रा का। ये जो लिस्ट ऑफ गुड्स है ये उन चीजों की थी जो कि उरूक के टेम्पल में लाए जाते थे और वहां से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। जो राइटिंग की शुरुआत तब हुई होगी जबकि सोसाइटीज को ट्रांजैक्शन के चीजों के रिकॉर्ड को रखने की जरूरत महसूस हुई होगी, क्योंकि शहरों में एक साथ कई चीजों का ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कई सारे लोग और कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है ये एक लैटिन वर्ड क्यूनस इससे बना हुआ है, इससे निकला है। और यहाँ पे क्यूनस इट मीन्स वेज शेप्ड। तो क्यूनिफॉर्म इसका मतलब होता है वेज एंड फॉर्मा इट मीनिंग शेप। तो इस तरह से ये जो वर्ड है क्यूनिफॉर्म इट मीन्स वेज शेप्ड लेटर्स। यहाँ पे आप लोग देखो वेज शेप्ड लेटर्स। मेसोपोटामिया के लोगों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्वेंशन ऑफ
राइटिंग। राइटिंग के इन्वेंशन के कारण अब नॉलेज के ट्रांसमिशन में आसानी हुई। इसके अलावा लॉ के कोडिफिकेशन में भी इजी आसानी आई और जो ट्रेड है, फार्मिंग है, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी सुविधा महसूस हुई। सुमेरिया के जो लोग थे ये वेट क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे। एक पॉइंटेड जो रीड था उसके हेल्प से। जो स्क्राइब्स थे ये वो लोग थे जो कि लिखना पढ़ना जानते थे और ये एज ए प्रीस्ट, रिकॉर्ड कीपर और अकाउंटेंट का काम भी करते थे। जैसे जैसे सोसाइटीज डेवलप होती गई, जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गई। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मीन्स वेज शेप्ड राइटिंग। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट from Mesopotamia it spread to Persia and Egypt, and it became the main vehicle for the growth and the spread of civilization and exchange of ideas among different cultures. ये आप लोग देखो किस तरह से पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ये क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में डेवलप हुई। ये आपका ईयर ऑफ बार्ले, रोटेटेड पोजीशन एंड cuneiform signs. Head and body of man, rotated position and cuneiform sign. Fish, rotated position and cuneiform sign, and so on. Cuneiform tablets, ये देखो कैसे बनती थी ये लोग cuneiform जो tablets थी, clay tablets। मेसोपोटामिया के जो टैबलेट्स थे इसमें पिक्चर के जैसे साइन और नंबर बने हुए थे। राइटिंग की शुरुआत मेसोपोटामिया में 3200 बीसीई में हुई और राइटिंग की शुरुआत तब हुई जबकि सोसाइटीज को ट्रांजैक्शन के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत हुई। मेसोपोटामिया के लोग क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे। जो स्क्राइब्स थे ये वेट शेप्ड साइन जो है वेट क्ले पे बनाते थे। किसकी मदद से? ये इनका जो रीड था, रीड के हेल्प से। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, एक बार लिखने के बाद जो टैबलेट्स हैं उन्हें अच्छी तरह से सुखाया जाता था जिससे वो हार्ड हो जाती थी और वो इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाती थी। सूखने के बाद इसमें दोबारा साइन नहीं बनाया जा सकता था और इसलिए हर ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट रिटन टैबलेट की जरूरत होती थी और यही कारण है कि मेसोपोटामिया के साइट्स में हजारों की संख्या में क्ले टैबलेट्स पाए गए हैं और अप्रोक्सीमेटली 2600 बीसीई में लेटर्स जो थे वो क्यूनिफॉर्म हो गए और जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन हो गई। राइटिंग इट वॉज यूज्ड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स। तो 2600 बीसी के बाद जो लेटर्स थे क्यूनिफॉर्म हो गए, लैंग्वेज सुमेरियन हो गई और अब राइटिंग का इस्तेमाल सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग के लिए नहीं किया जाने लगा बल्कि अब राइटिंग को डिक्शनरीज बनाने के लिए, लैंड ट्रांसफर्स को लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, जो राजा थे उसके वीरता, उसकी बहादुरी या उसके कामों के प्रशंसा के लिए या उन चेंजेस को अनाउंस करने के लिए जो राजा ने कस्टमरी लॉ में किए हैं, जो राजा ने वहां के स्थानीय रीति रिवाजों में किए हैं, उन चेंजेस को अनाउंस करने के लिए अब राइटिंग का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, मैसेजेस को सेंड करने के लिए भी राइटिंग को यूज किया जाने लगा। सुमेरियन ये
सबसे अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज है मेसोपोटामिया की, जो कि लगभग 2400 बीसीई के बाद अक्कादियन लैंग्वेज से रिप्लेस हो गई। लेकिन जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग है अक्कादियन लैंग्वेज की, ये कंटिन्यू रही फर्स्ट सेंचुरी सीई तक, लगभग मोर देन 2000 ईयर्स तक। जो क्यूनिफॉर्म साइन के साउंड है वो एक सिंगल कॉन्सोनेंट या वोवल नहीं है, बल्कि वो एक स्लेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसीलिए जो स्क्राइब है उसे हजारों की संख्या में साइंस को लर्न करना पड़ता था, और जो राइटिंग का काम है ये काफी मुश्किल माना जाता था। क्यों मुश्किल माना जाता था? क्योंकि इसमें जो स्क्राइब था उसे ना सिर्फ हजारों की संख्या में साइंस को लर्न करना पड़ता था, बल्कि उसे एक हाथ से वेट टेबल को हैंडल करना पड़ता था और दूसरे हाथ से उसे जल्दी लिखना होता था, इसके पहले कि वो टेबलेट सूख जाए। तो इसलिए राइटिंग ये एक योग्यता वाला काम माना जाता था, जो कि काफी इम्पोर्टेंट भी था। तो इस तरह से जो राइटिंग है ये एक इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट था, जिसमें विजुअल लिटरेसी, मेसोपोटामिया में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कि पढ़ना और लिखना जानते थे। रीजन उसका ये था कि हजारों की संख्या में साइंस को लर्न करना पड़ता था, बल्कि ना नंबर ऑफ साइंस बहुत ज्यादा थे, बल्कि इसमें से कुछ साइन बहुत कॉम्प्लेक्स भी थे। और अगर राजा पढ़ना जानता था तो वो अपने बोस्टफुल इंस्क्रिप्शंस में उसे रिकॉर्ड भी करवाना चाहता था। मेसोपोटामियन राइटिंग जो है ये मोड ऑफ स्पीकिंग को रिफ्लेक्ट करती है, और ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया में किंगशिप ही था, मतलब मेसोपोटामिया के राजा ही थे जिन्होंने सबसे पहले ट्रेड और राइटिंग को ऑर्गेनाइज किया। इसको लेकर के एक स्टोरी भी है कि मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग के बीच में एक कनेक्शन है, और ये जो कनेक्शन है ये सुमेरियन जो एपिक है उस एपिक में ये कनेक्शन दिखाई पड़ता है, जो कि एनमरकर के बारे में है। एनमरकर ये उरुक का वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर था। मेसोपोटामियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो उरुक सिटी था, इट वाज द सिटी ऑफ पार एक्सीलेंस। एनमरकर इसको एसोसिएट किया जाता है कि इसी ने सबसे पहले ट्रेड को ऑर्गेनाइज किया था सुमेर में। एपिक से पता चलता है कि शुरुआती दिनों में सुमेर में ट्रेड अननोन था। सुमेर के लोग व्यापार करना नहीं जानते थे। एनमरकर को अपने शहर के एक मंदिर के ब्यूटिफिकेशन के लिए लेपिस लाजुली और प्रीशियस मेटल की जरूरत थी, और इसीलिए उसने अपने एक मैसेंजर को भेजा कि वो लेपिस लाजुली और प्रीशियस मेटल अरट्टा के राजा से लेकर के आए। मैसेंजर ने राजा के मैसेज को याद किया और निकल पड़ा, लेकिन अरट्टा बहुत दूर था। वहां पहुंचने में इसे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, काफी समय लग गया, और वहां पहुंचने के बाद वो राजा के मैसेज को भूल गया
अरट्टा के चीफ को मैसेज कन्वे नहीं कर पाया, वहां से लेपिस लाजुली और सिल्वर लेके वापस नहीं आ पाया। वो वापस आया, राजा ने दोबारा भेजा, लेकिन फिर वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाया, इसलिए कई बार आया और गया। बार बार उसे उरूक के राजा से थ्रेट और प्रॉमिस भी मिला। फाइनली एनमरकर ने एक क्ले टैबलेट फॉर्म किया अपने हाथों से। उसने उस क्ले टैबलेट पर अपने मैसेज को लिखा। ऐसा माना जाता है कि उन दिनों क्ले पर वर्ड्स लिखने का कोई भी तरीका नहीं था, तो एनमरकर ने ही सबसे पहले राइटिंग जो है उसको इन्वेंट किया। और जब मैसेंजर उस क्ले टैबलेट को लेकर अरट्टा पहुंचा, अरट्टा का जो राजा है वो उस क्ले टैबलेट को देख करके एकदम से शॉक्ड रह गया। कंटिन्यू वो टैबलेट को देखता रहा। कहने का मतलब क्ले टैबलेट लेकर के जब मैसेंजर गया तो अब वो जाकर के उस टैबलेट की मदद से मैसेज को दे पाया। और वहां के राजा भी इस रिटन मटेरियल को देख करके शॉक था। बेशक ये जो स्टोरी है इसको हम लिटरल ट्रुथ तो नहीं मान सकते, लेकिन इस स्टोरी के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ये मानना है कि ये वहां का किंगशिप ही था, ये वहां के राजा ही थे जिन्होंने ट्रेड और राइटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। तो इस तरह से ये जो रिटन क्ले टैबलेट्स थे, ये ना सिर्फ मैसेज कलेक्ट करने का, मैसेज को दूर तक भेजने का एक तरीका थे, बल्कि ये मेसोपोटामिया के अर्बन लाइफ की सुपीरियरिटी को भी शो करते थे। मेसोपोटामियन कल्चरल लीगेसी, ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया में ही फर्स्ट लॉ कोड भी डेवलप हुआ था, और ये लॉ कोड देने वाले बेबीलोनिया के किंग हम्मुराबी थे। हम्मुराबी ये बेबीलोनिया के राजा थे। इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने दुनिया का फर्स्ट लॉ कोड जो है वो फॉर्म किया था। ये जो इनका लॉ कोड था ये ओल्डर कलेक्शन ऑफ लॉ पर बेस्ड था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 282 स्टैच्यूज थे। तो ये हम्मुराबी कोड ऑफ लॉ, इसको डिजाइन किया गया था ताकि कमजोर लोगों को ताकतवर लोगों से बचाया जा सके। और इस तरह से ये इन्फ्लुएंशियल कोड जो था ये इंडिविजुअल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था।